टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की पैथोजेनेसिस क्या है और क्लिनिकल फीचर क्या डेवलप होंगे पेशेंट में, इंडिविजुअल में, मैं इस चार्ट से आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको याद कर लेना। तो डेफिनेशन क्या है टाइप 1 की, एक बार पहले बता चुका हूँ, यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ। आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो हार्मलेस एलर्जन से बाइंड करती हैं और इंड्यूस करती हैं मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। मैं एलर्जन को हार्मलेस क्यों कह रहा हूँ, तो किसी किसी को जो पेट्स होते हैं, जैसे कोई बिल्ली पाल रहा है, कुत्ता पाल रहा है, उसके फर हैं, उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो वैसे तो नॉर्मल लोगों के लिए वो हार्मलेस है, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोज पर्सन के लिए वो भी एलर्जन का काम करेगा। ऐसे ही धूल है, आमतौर पे हम लोग गर्मियों के महीने में लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, कितनी धूल उड़ती है, कितनी हमारी नाक में कान में पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है ना। तो नॉर्मल लोगों को उससे कुछ नहीं होता, बट जो डस्ट के लिए, एलर्जी के डस्ट के लिए सेंसिटिव है, जेनेटिक प्रीडिस्पोज है, उसको उससे भी एलर्जी हो जाएगी। तो नॉर्मल तो धूल हार्मलेस है, लेकिन उससे उसे हार्म हो रहा है। ठीक है ना। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हमने इसीलिए कहा हार्मलेस एंटीजन से या एलर्जन से ये आईजी एंटीबॉडी बाइंड करती है और मास्ट सेल को डीग्रेन्युलेट करवाती है, बिकॉज डीग्रेन्युलेशन ही मास्ट सेल को एक्टिव करता है। या कह सकते हैं कि डीग्रेन्युलेशन से ही हम पहचानते हैं कि मास्ट सेल एक्टिव है। और जब ऐसा होता है तो एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब देखो क्या क्या होता है, पूरा मैं आपको फ्लो चार्ट से समझाता हूँ। देखता हूँ उसको, अगर ये जूम हो जाएगा तो थोड़ा और बड़ा कर ले रहे हैं, वो तो जाएगा यार, हाँ बात इतना कर देते हैं अभी। यहाँ देखो, जो इनिशियल एक्सपोजर होगा, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप, यहाँ तक की चार बातें जब मैं आपको अभी बताऊंगा, इसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को सेंसिटाइजेशन टू द एलर्जन, एलर्जन के लिए सेंसिटाइज होना। क्या, किस किस को बोलेंगे? जैसे इनिशियल एक्सपोजर हुआ एलर्जन का, मान के चलो वो धूल भरे एरिया में चला गया, इंडिविजुअल जंगल में चला गया, वहां पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे थे, वो उसकी नाक में चले गए। मान के चलो उसे अंडा कभी रास नहीं आता है, फूड चला गया पेट में, या पेनिसिलिन जैसी ड्रग चली गई। तो कुछ भी हो सकता है, ये चार एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल तो वैसे बहुत सारे हैं। तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल एक्सपोजर, क्योंकि ये चीजें जो नॉर्मल है, हार्मलेस, ये खाना तो खाना ही हार्मलेस हो जाएगा तो जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन अंडा सबको रास है जरूरी नहीं है ना, एग, तो फूड भी किसी के लिए एलर्जिक हो सकता है, बहुत आम बात है। अब इनिशियल एक्सपोजर हुआ इनमें से किसी एलर्जन का या किसी और एलर्जन का, तो जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो गलती से रिकॉग्नाइज करता है एलर्जन को पोटेंशियली हार्मफुल। अब किसी ने अंडा खाया, अब वो जेनेटिक प्रीडिस्पोज है, सेंसिटिव है, तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या बताएगा, अरे बाप रे ने कोई एलर्जन खा लिया, अंडे को बताएगा, एग को। तो ये तो गलती हुई ना, एग हार्मफुल तो है नहीं, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है एग में। तो मिस्टेकनली उसने उसको एलर्जन माना और बहुत हार्मफुल एलर्जन माना। तो जल्दी से क्या स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन किसका, एलर्जन स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल का। और प्लाज्मा सेल ही बनाती है क्या, एंटीबॉडीज। तो यहाँ कौन सी एंटीबॉडी काम आएगी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, याद कर लेना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ऐसे करके याद करो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज किस चीज की ट्रिक है, B4 होता है बी से, क्योंकि ये बोन मैरो में बनती है और बोन मैरो में ही मेच्योर होती है। बी सेल जन्म देती हैं प्लाज्मा सेल को, और फिर प्लाज्मा सेल जन्म देती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को। तो इसको ट्रिक की फॉर्म में आप ब्लड प्रेशर इंक्रीज करके याद कर सकते हो। तो यहाँ देखो, वापस आ जाओ, इनिशियल एक्सपोजर हुआ, सिंपल से उसने अंडा खाया, पेशेंट के इम्यून सिस्टम ने गलती से बता दिया कि ये बहुत ही हार्मफुल है। किसको बता दिया, इम्यून सिस्टम को। फटाफट प्लाज्मा सेल एंटी बॉडी बनानी शुरू कर दी। अब जो अंडे के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, क्योंकि स्पेसिफिक हुई ना, वो कुछ और खा रहा है तो उस पर एंटीबॉडी कुछ नहीं कर रही है। अंडा खा रहा है तभी कुछ हो रहा है, एग खा रहा है तभी कुछ हो रहा है। तो एग स्पेसिफिक एंटीबॉडी हुई, एक एग्जाम्पल। अब एग को हमने एलर्जन मान दिया है यहाँ पर, यहाँ पर, तो एलर्जन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी। अब ये बॉडी के अंदर बनी रहेंगी, रुकी रहेंगी, इंतजार करेंगी। कब तक रुकी रहेंगी, कब तक इंतजार करेंगी, जब तक जो एलर्जन है वो पूरी तरह क्लियर ना हो जाए। तो यहाँ एक्सपोजर से लेके यहाँ तक का सारा काम सेंसिटाइजेशन कहलाता है।
ये था फर्स्ट एक्सपोजर या इनिशियल एक्सपोजर। अब मान के चलो पेशेंट दोबारा से वही काम करता है, वो एग खाता है। तो उस दिन तो अंडा खाया तो कुछ नहीं हुआ, उसको पता नहीं लगा अंदर हुआ, अंदर इम्यून सिस्टम ने बहुत कुछ किया बट उस पर्सन पे कोई सिम्टम नहीं आया, कुछ पता नहीं लगा, तो वो इनिशियल एक्सपोजर कहलाया। अब सेकंड एक्सपोजर हुआ, दोबारा फिर पार्टी में फंक्शन में उसने एग खाया। एग खाया, सेकंड एक्सपोजर हुआ, पहले से बनी हुई प्री फॉर्म आईजीई एंटीबॉडी इस एलर्जन से बाइंड करेंगी। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स या एलर्जन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाएंगी। अब ये जो एलर्जन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है ये मास्ट सेल से जाके चिपक जाएगा, बाइंड कर लेगा। और जब ऐसा होगा तो ये मास्ट सेल अपना ग्रेन्यूल्स रिलीज कर देंगी, जिसे बोलते हैं हम डीग्रेन्युलेशन। और जब ये रिलीज करेंगी तो ये डीग्रेन्युलेशन ऐसे हवा में रिलीज नहीं हुआ कि बस मजा लेने के लिए मास्ट सेल ने ग्रेन्यूल्स छोड़ दिए फिर कुछ नहीं। असली खेल तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये रिलीज करेंगे प्रो इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हिस्टामिन ब्लड के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्या होगा, तो एक तो पहले सेंसिटाइजेशन हुआ इनिशियल एक्सपोजर पर, देन दोबारा जब उसका एक्सपोजर सेम उसी एलर्जन से हुआ तो प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर बने। दो बातें हो गई। अब ये प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्या करेंगे, तो इन्फ्लामेशन एंड सेल दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी, हमेशा पढ़ो उसको। प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे, हम जिसको बोलते हैं इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। जो एयरवेज की स्मूथ मसल्स हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर देंगे, होना नहीं चाहिए, रास्ता संकरा हो जाएगा, कम हवा अंदर जाएगी। जैसे अस्थमा में मैंने आपको पढ़ाया है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तीसरा, म्यूकस ज्यादा सीक्रेट होगा, ये भी अच्छी बात नहीं है, एक्सेस म्यूकस नहीं सीक्रेट होना चाहिए। हम जुकाम सर्दी खांसी हो जाती है तो बलगम आता है, नाक बहती, कितना बुरा लगता है। सांस में हमें नाक बंद होती है तो कहाँ सांस ले पाते, ये लेते हैं तो बड़ी बेचैनी सी होती है, इरिटेशन सा होता है। तो ये जो प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, जिन्होंने सेकंड एक्सपोजर पर अपना काम शुरू किया है, ये कितना खराब खराब काम कर रहे हैं। परमेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, वहीं से रिस्क रिस्क के इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी आ जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने से पेशेंट की सांस फूलने लगेगी, डिस्निया होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, चक्कर आने लगेंगे। म्यूकस सीक्रेशन से भी वही होगा कि जो उसकी डायमीटर है पाइपलाइन की एयरवेज की वो नैरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ चारों तरफ म्यूकस प्लग बने हुए हैं या फिर बलगम चिपका हुआ है। और एक और, इन्फ्लामेटरी सेल्स, डब्ल्यूबीसी को इन्फ्लामेटरी सेल मानते हैं। रेक्रुटेड मतलब ये बुला लेंगे, इन्फ्लामेटरी जो मॉलिक्यूल है ना, ये कहेंगे इन्फ्लामेटरी सेल से आओ तुम भी आ जाओ। अब जब ये सारे चेंजेस बॉडी में होंगे अलग अलग टिश्यूज में, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, स्किन पर रैशेस बन रहे हैं, कहीं पर एडिमा हुआ जा रहा है, तो इतने सारे जब से चेंजेस होंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एस्थमा। तो अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो, इंक्रीज म्यूकस सीक्रेशन हो, पेशेंट को डिस्निया विस्निया हो, तो उसे हम एक्यूट एस्थमा कहते हैं। तो ये जो गुलाबी कलर से आप देख रहे हो, हल्का सा पिंक कलर है, ये एक तरह से कॉम्प्लिकेशन है। तो एंटीबायोटिक की एलर्जी हो सकती है पेशेंट को। एक्यूट अस्थमा में ऐसा होता है, मैंने बताई दिया, एंटीबायोटिक एलर्जीज हो सकती है जैसे पेनिसिलिन, सिफेरिन। फूड एलर्जी हो सकती है, किसी किसी को मूंगफली से हो जाती है। अंडे वाली एलर्जी के तो मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं अपने क्लिनिक पे, देखे कि डॉक्टर साहब मैं अंडा खा लूं तो पूरी बॉडी लाल हो जाती है, खुजली होने लगती है,
और रात भर बेचैनी हो जाती है, वो सब सिम्टम बेचारा अपनी लैंग्वेज में बताता है। हम लोग डॉक्टर हैं, हम तो समझ जाते हैं कि भाई तुझे हाइपर सेंसिटिविटी हो गई। तो फूड एलर्जी बहुत कॉमन हो गई है आज के टाइम में। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मैगी, ना जाने उसमें क्या क्या पड़ा रहता है, बड़ा हार्मफुल होता है। जंक फूड तो अपने आप में पूरा वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक तरह से, और जंक फूड अपने आप में बहुत बड़े भयानक एलर्जन है। खैर, इस पे मैं बात करूंगा तो टॉपिक से बहक जाऊंगा। फूड एलर्जी जैसे कि मूंगफली खाने से भी किसी को एलर्जी हो सकती है। हे फीवर एक टाइप का एलर्जिक राइनाइटिस, एयरबॉर्न पार्टिकल पॉलन डस्ट वाला फीवर होता है। तो मैंने आपको बताया था एलर्जिक राइनाइटिस, नाक बहना, इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज, अर्टिकेरिया, स्किन पे जो रैशेस बनते हैं ना, चकत्ते बोलते हैं जिसको, या आम लैंग्वेज में जो हिंदी बेल्ट है उसमें लोग बोलते हैं पित्ती उछलाई। दिस पित्ती उछलाना इज नोन एज अर्टिकेरिया। और मैंने भी बताया ना कि किसी किसी को थोड़ा सांस में धुआं चला गया, आंख में से पानी बहने लगा, या डस्ट चली गई जरा सी तो पानी बहने लगा, तो इसे बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, और रेडनेस दिखेगी बाकायदा आंख में। अब ये जो आपने पढ़ा, कलर बदल ले रहा हूँ, अब रेड कलर ले रहा हूँ मैं क्योंकि आप खतरनाक जगह पे आ रहे हैं। तो इनिशियल एक्सपोजर क्या कहलाएगा? सेंसिटाइजेशन। सेकंड एक्सपोजर जो होगा उसकी वजह से प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इससे बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे। जैसे अस्थमा में होता है, जैसे एंटीबायोटिक वाली एलर्जी से हो जाता है, जैसे फूड एलर्जी वाले पेशेंट को होता है, जैसे है फीवर वाले पेशेंट को होता है, जैसे अर्टिकेरिया के पेशेंट में भी देखने को मिलता है, जैसे एलर्जी समझिए। तो अब ये सब जब होगा तो एलर्जिक रिस्पॉन्स स्किन में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा इकट्ठे हो गए। पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो गई, सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो गए, स्किन इन्वॉल्व हो गई, हार्ट और ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो गई, सारे ट्रैकिया रिस्पायरेटरी ब्रंक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए। कहने का मतलब है कि होल बॉडी इन्वॉल्व हो गई। अब इसको हम कहेंगे एनाफाइलैक्सिस। तो डेफिनेशन तो मैं इनकी बता ही चुका हूँ आपको, एनाफाइलैक्सिस की। तो अदर पॉसिबल कॉजेज में बहुत सारे कॉज होते हैं। रिलेवेंट स्लाइड में आपको यहाँ इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि आपके लेवल पे, मेरे लेवल पे इतने एग्जाम्पल, इतनी पैथोजेनेसिस जो कि 99% है, वो सफिशियंट है। 1% के लिए टाइम नहीं देना है। पीजी लेवल की चीज है, पीजी में पढ़ लेना। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।